बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद अबू नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज की दुनिया एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मरहले से गुजर रही है, जहां ताकत की सियासत, तवानाई की मंडियां और आलमी सलामती के ढांचे एक नए दबाव का सामना कर रहे हैं। अगर हम आलमी सूरत हाल को देखें तो मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कुशीदगी ने खित्ते में एक रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस को जन्म दिया है, जिसके असरात आलमी मईशत, तेल की कीमतों और आलमी तजारती रास्तों तक फैल रहे हैं। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ के जरिए गुजरती है, और अगर यह रास्ता मुतासिर होता है तो इसके असरात फौरी तौर पर आलमी मार्केट में नजर आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल भी कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। पाकिस्तान की मईशत एक फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट प्रेशर और कमजोर ग्रोथ रेट के दबाव में है। हुकूमत कफायत शारी के इक़दाम और सरकारी खराजात में कमी और रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसियों की बात कर रही है, मगर असल सवाल यह है, क्या ये इक़दाम पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं, या हमें एक बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में पाकिस्तान की मईशत और सियासत के मौजूदा हालात का तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के हकीकी असरात क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान किस हद तक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे हिस्से में हम ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंगी कुशीदगी, उसके स्ट्रैटेजिक मुहर्रिकात और उसके आलमी और इलाकाई असरात का जायजा लेंगे। मकसद यह है कि खबरों के पीछे मौजूद हकीकत और बड़े स्ट्रैटेजिक तनाजुर को समझा जा सके। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की मईशत का जायजा लें तो मुल्क इस वक्त कई बड़े मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट तकरीबन जीडीपी के 7 से 8% के करीब रह चुका है, जबकि महंगाई की शरह कई बार 20% से भी ऊपर जा चुकी है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने कफायतशारी और सरकारी खराजात में कमी की पॉलिसी इख्तियार की है। वज़रा और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी, सरकारी तकरीबात में सादगी और मुख्तलिफ इदारों के अखराजात में कमी जैसे इक़दाम इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं। लेकिन मुआशी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ अखराजात में कमी काफी नहीं होती, बल्कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए रेवेन्यू रिफॉर्म्स, टैक्स बेस्ड में इजाफा बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और सनती पैदावार में इजाफा भी जरूरी होता है। पाकिस्तान की बरामदाद अभी भी तकरीबन 30 अरब डॉलर के आसपास हैं, जबकि दरामदाद इससे कहीं ज्यादा रहती हैं, जिससे करंट अकाउंट पर दबाव बढ़ता है। इसी के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी मईशत के लिए बुनियादी शर्त है। जब सियासी माहौल गैर यकीनी का शिकार हो तो सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियां और मुआशी मनसूबाबंदी मुतासिर होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक्सर माहिरीन मुआशियात इस बात पर जोर देते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी और सियासी इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर मुआशियात जनाब नाज़िश अली साहब मौजूद होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हाउ डू यू थिंक मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान का ये बयान या हुकूमत का ये बयान कि हम 30% कटौती कर देंगे अखराजात में, क्या इज दिस सफिशिएंट टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइसिस? जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी साहब, आपने मेरा ख्याल बड़ा खूबसूरत जो है हर चीज़ को आपने बड़ा खूबसूरती से बयान कर दिया, और तकरीबन आपने हर वो चीज़ जो कि इस वक्त नुमाया है वो आपने एक्सप्लेन कर दी। अभी आपने जो बात की कि गवर्नमेंट ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं लिए हैं, तो देखें किसी भी गवर्नमेंट को जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स जो लेने चाहिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो ऑस्टेरिटी मेजर्स हों या जो है दूसरी जो है ऑयल के ऊपर भी
जो मेयर्स ले सकती थी, जो ठीक है, जो स्कूल बंद कर सकती थी। अच्छा, हम लूप में ले लें काशिफ इफ्तिखार साहब, चेयरमैन ब्रेन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजिश अली साहब ने बात मोड़ दी कि स्कूल्स बंद कर दिए तो हुकूमत ने मईशत को थोड़ा संभाला दे दिया। आप बीइंग अ स्कूल ओनर, बीइंग एन इंस्टीट्यूट ओनर, आप क्या समझते हैं, स्कूल बंद करना मुनासिब चीज है? देखिए जी, शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। चलें, किसी ने तो ये आवाज उठाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले जो समझने वाली बात ये है कि क्या ये अमल करके आप क्या कर लेंगे और क्या आपको फायदा हो जाएगा। पेट्रोल की बचत, तवानाई की बचत हुकूमत कहती है। देखिए जी, हुकूमत कहती है ना जी, हुकूमत ने आपको ये भी कह दिया हम इतना कम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरे तरफ आपके कितने टैंकर्स हैं जो आपके वापस इस वक्त आपके मुल्क में आ रहे हैं। आपका कॉरिडोर बनने जा रहा है, आप उसकी तरफ अच्छी प्लानिंग करें। आप ये सोचें कि जी आपका अगर बंद हुआ है वहां से, तो दूसरी तरफ आपका ग्वादर खुल रहा है, ग्वादर के ऊपर से आपको कितना फायदा होना है, वहीं से होकर सब कुछ आगे जाना है। अच्छा, आपका जो जोर चलता है वो चलता है सिर्फ तालीमी इदारों पे। पहले कोरोना के अंदर इन्होंने ये काम किया, उसके बाद स्मोक आई तो जी स्मोक का बाडा जो है ना एक शुरू कर दिया। स्मोक के नाम पे छुट्टियां, विंटर हॉलीडेज, दे डोंट हैव एनी प्लान। इनके पास कोई कैलेंडर नहीं है, पुराने जमाने का घिसा पिटा कैलेंडर। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन मिनिस्टर से कि प्लीज इस वक्त जब इस वक्त पूरी दुनिया का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप कैलेंडर्स को चेंज करें। हम छुट्टियां आती हैं जी सर्दियों की, तो हम वो कैलेंडर के तहत छुट्टियां दे देते हैं और फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, और उसके बाद बच्चे इतनी दुआएं देते हैं। आप जरा नेट पे तो देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। बच्चे ये तो कह रहे हैं फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की जो है ना, आप पेपर आगे करते हैं, मैट्रिक के पेपर आगे करते हैं। स्कूल आपके मुतासिर हुए हैं। स्कूलों ने जहां तैयारी करवानी थी उनका वो कहां पर बैठते हैं जनाब। अच्छा, उनका रिजल्ट मेंटेन उन्होंने करना, उनका रिजल्ट होगा अच्छा तो वो उनके आगे एडमिशन होंगे। जब आप बच्चों को मौका ही नहीं दे रहे एग्जाम देने का, और आप एक ऐसी अड़ी लगा रहे हैं जो सो कॉल्ड आपकी है कि जी आप उनकी तजलील पहले कोरोना में की उस्तादों की, अब हमारी फिर तजलील होनी शुरू हो गई। ठीक है, काशिफ साहब, नाजिश अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। क्या काशिफ साहब तो बहुत ज्यादा नाला है हुकूमत की पॉलिसियों से, स्कूल बंद करना मुनासिब नहीं है, सिस्टम कैलेंडर ठीक नहीं है। हाउ डू यू थिंक, बीइंग अ बैंकर, आप अपने सेक्टर का बताइए कि इस सारी सूरत हाल में क्या बैंकिंग सिस्टम को कोई धचका लगता है जब हुकूमत ये कहती है कि भाई आप 11 अरब का जहाज खरीद सकते हैं, आप उसके मेंटेनेंस के लिए 5 घंटे की फ्लाइट कर सकते हैं, आप हुकूमती अखराजात में ऐलान कर सकते हैं कि 30% कटौती हो रही, लेकिन आम आदमी की जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। इवन के इदारों वाले परेशान है कि हम क्या करें। देखिए जी, बैंकिंग का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी से है, और तमाम आपकी इकोनॉमी जो है वो चल ही बैंकिंग के ऊपर रही होती है। ठीक, तो जो मैंने पहले अर्ज किया कि जो मेरे नज़दीक जो मेरी जो फहम में चीज़ आती है कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म, जब भी कोई इस तरह का क्रंच पीरियड आता है तो उसने शॉर्ट टर्म जो है ना मेजर्स लेने होते हैं। फॉर गॉड फॉरबिड के जो है ना कि ये जंग बहुत ज़्यादा लंबी चलती है, तो देन उसके बाद जो है ना वो देखा जाता है कि हमने नेक्स्ट मेजर्स क्या लेने। तो जो थिंक टैंक बैठा होता है, मेरे नज़दीक उसने बिल्कुल राइट डिसीजंस लिए हैं और उसने फौरी तौर पे उन मेजर्स की तरफ आप कह रहे हैं कि फिस्कल स्टेबलाइजेशन के लिए ये मुआशी पॉलिसी ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं जिसपे उनको ऑयल और LNG सबसे ज्यादा हिट हो रही है इस वक्त। वो तो 28 दिन का जखीरा पड़ा था सर, 55 रुपए बढ़ाना, मतलब जो पहले से जखीरा पड़ा है, जो आपने पहले खरीदा हुआ है। आप तो हुकूमत को बिला वजह सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा मैं। हाँ। लेकिन मुझे बीइंग इकोनॉमी को समझते हुए प्लान तो नहीं है। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन मेरे इकोनॉमी को जो मुझे समझ आती है उसके मुताबिक ये मेजर्स बिल्कुल ठीक थे और फौरी तौर पर यही मेजर्स लिए जा सकते थे। इवन अगर यूएस के पास ये सिचुएशन होती, मोस्ट आपकी डेवलप्ड कंट्री है ना यूएस, तो अगर यूएस के पास भी होता तो यूएस भी शायद यही मेजर्स लेता। क्योंकि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि देखें, बैंकिंग में एक टर्म 3 से 4 चीजें यूज होती हैं कि आपने अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना। तो लाइकवाइज गवर्नमेंट भी ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना। अच्छा, अगर आपका रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा हो तो आप 30% कटौती कर देते हैं एम्प्लॉइज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हुकूमत तो यही कर रही है ना, या आप तनख्वाहें 30% कम कर देते हैं?
नहीं, बिल्कुल कम नहीं करते, और ना ही गवर्नमेंट ने किया है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सर्कुलर किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उन्होंने भी एक अच्छा मेजर लिया है। उन्होंने कहा कि हम 2 डेज की सैलरी जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए हम जो है खुद डिडक्ट करवा रहे हैं अपनी। अगर वो उसमें भी वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी सैलरी ना डिडक्ट हो, तो इट्स वॉलंटरीली, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो जिस तरह आप स्कूल बंद कर देना, ये कोई मुनासिब चीज़ है? देखिए, स्कूल बंद करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है आपने थ्रेट मेजर्स, आपने अपने सिक्योरिटी मेजर्स, आपने अपनी कौम को जो है सेव करना है। तो वो सारे, आप क्या समझते हैं स्कूल इसलिए बंद किए गए, खुदा न खास्ता जिस तरह अफगानिस्तान ने कल रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स भेजे हैं, कोई खुदा न खास्ता ड्रोन्स आने का खदशा है? देखिए, एंटीसिपेट तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, आई फील के गवर्नमेंट ने ठीक मेजर्स लिए हैं और उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट। काशिफ इफ्तिखार साहब, नाजिश अली साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया स्कूल बंद करके, जो मेजर्स भी लिए वो बिल्कुल ठीक लिए। आपका वर्डिक्ट क्या है? मैं बताता हूं जी सर, आपकी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, क्या आपका सिर्फ जोर चलता है इस बात पर कि आप स्कूलों पे नजर अपना गिराएं, आप कॉलेजेस पे गिराएं? चले मैं आपको बताता हूं, करोड़ों रुपए आपने फायरवॉल पे लगाया। आपके फायरवॉल की प्लानिंग की कोई नहीं थी। विदाउट प्लानिंग आप काम करते हैं, उसको फेल करके आप कहते हैं जी हमने उसको खत्म कर दिया। इसी तरह ही आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने मार्केटिंग क्यों नहीं बंद की? आपने अब मुझे ये साबित करें कि जो बच्चे अब स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे वो इस वक्त कहां हैं? क्या लाहौर ये घर बैठे होंगे? वो इस्तेमाल नहीं कर रहे आपके पेट्रोल। अच्छा, अब आप कहते हैं जी आप ऑनलाइन करें। मैं आपको उसको ये तो देखें जी, ग्राउंड रियलिटी की बात है जिसमें बीसरी उनको पता होता है। हम अगर पेट में दर्द हो तो हम मोची के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक। तो आपका सबसे पहले आपने रातों रात पहले फायरवॉल खराब की, उसका प्लानिंग नहीं की, उसके बाद आप कहते हैं जी ऑनलाइन चले जाएं। अच्छा, आप ऑनलाइन चले जाएं, आपने क्या सपोर्ट की गरीब को? एक घर में माँ बाप दोनों जॉब पे गए हुए हैं, उनके पास एक एक मोबाइल है, पीछे बच्चा एक मोबाइल, उनके 4 बच्चे हैं। पहला सवाल ये कि वो 4 बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे? सेकंड, आपके पास ब्रॉडबैंड है, आपका यूपीएस है, आपकी बिजली की तरसील प्रॉपर हो रही है? जब यही नहीं है, हमारे घर में इस वक्त जो मैं खुद देख रहा हूं कि मेरे बच्चे बिस्तरों पे लेटे हुए हैं, एक बच्चा ऑनलाइन नहीं आ रहा, वो खुशी से फूले नहीं समा रहा कि अच्छा हुआ स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। ना ब्रॉडबैंड, ना गरीब के पास लैपटॉप, ना रिसोर्सेज, और आप एकदम रातों रात हुक्म दे देते हैं। जमहूरियत नहीं है सर, इसको जमहूरियत नहीं बोलते। नहीं, जमहूरियत में जो लोग फैसला कर रहे हैं वो जमहूरी प्रोसेस के जरिए, सो कॉल्ड जमहूरी प्रोसेस जो भी पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेड है उसी के जरिए आए हुए उन्होंने फैसला करना है ना सर। सर, मेडिकल कॉलेज के बच्चों को घर बिठा दिया जो 5th ईयर के हैं। अब सोचिए, 5th ईयर का बच्चा जिसने क्लिनिकल काम करना है, उसको उठा के आप घर बिठाते हैं, तभी दुनिया आप पे थूकती है कि आपका डॉक्टर ये निकल रहा है। अब देखें, जब आप बात करेंगे एक तरफ कि जी आप जिसको तकलीफ है उसको ही पता है, ग्राउंड रियलिटीज ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, वो जो खेल रहा है क्रिकेट उसको पता है कि भाई मेरे पे क्या बीत रही है, ये पिच मुझे क्या कह रही है। तो आपके कैलेंडर प्रॉपर नहीं है, कुछ होने की देर होती है, आप कहते हैं सब बंद कर दो, तालीमी इदारे बंद कर दो। क्या हमारा जो है हुकूमत वो तालीम दोस्त नहीं है? हमने पहले भी कहा था शफकत महमूद को, उसके दौर में आकर हर बंदा शफकत महमूद को आसमान पे उठा लेता था जी इसने तो कमाल कर दिया। उन कोरोना के दौर में बच्चों को आज काम नहीं मिल रहा जो दगे से पास किए गए थे। तो आप ये देखें कि हम सिक्योरिटी मेजर्स अपनी जगह है, मैं मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, बैंक ठीक है काशी साहब, वर्डिक्ट आ गया। नाजिश अली साहब की तरफ चलते हैं सर। पाकिस्तान के टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाने के लिए कौन सी इस्लाहात जरूरी हैं? देखिए, हमारी जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है और करती रही है कि हर बंदे को टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। हमें इस वक्त भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो रिटेलर्स हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, उन सबको टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए हमें। ठीक है, उसके ऊपर कोशिशें हो भी रही हैं और मेरा ख्याल अब गवर्नमेंट को इसको देखें, गवर्नमेंट की अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ कि गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी आवाम का सोचते हुए प्रेशराइज कभी नहीं किया कि नहीं कोई हमारे, यानी जैसे कि अभी काशिफ साहब भी बता रहे हैं कि हमारी आवाम गरीब है, हमारे पास जो है ना खाने को नहीं है। जी जी। तो इसलिए और आप कह रहे हैं छोटे शॉप वाले पे भी टैक्स लगा दिया जाए? नहीं, देखिए, हर किस वो चीज बंदा पे टैक्स नहीं दिया जा रहा सर हर वो बंदा जो इस मुल्क में बैठ के पैसे कमा रहा है, वो मैं हूँ, आप हैं, तो उसका फर्ज है कि उसने कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स अपनी गवर्नमेंट को भी। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है।
कहीं भी ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाएं आपको दवाई ना मिले, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, पूरी दुनिया में ऐसा होता है खुदा ना खास्ता आप बेरोजगार हो गए तो आप बेरोजगार रहेंगे, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के डिग्रियां उठाए नौकरी के लिए भागा दौड़ा फिर रहा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद आपका कोई पुरसाने हाल नहीं, पूरी दुनिया में क्या ऐसा होता है कि आपका बच्चा तालीम के लिए तरस रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि वालिदैन तरस रहे होते हैं कि यार बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ा लिया जाए। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है ना वो हमारे बीइंग क्रिटिक्स बन जाते हैं, हम एक अवाम बन के क्रिटिक्स बन जाते हैं और हम अपनी तमाम पॉजिटिव चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ हमारे पॉइंट्स, हम ना एक पेपर पूरे के ऊपर सिर्फ वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे मार्क्स कौन से लगे हुए हैं। तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने हमेशा कोशिश की है, हमने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। अभी भी आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा के जो है ना कितने प्रोजेक्ट्स ओपन हैं एजुकेशन के लिए भी और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी, आपके जो है दूसरे आईटी सेक्टर के अंदर, तो हर तरफ जो है ना वो आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। 11 अरब का जहाज इस गरीब आवाम के पैसे से लेना कोई मसला नहीं है, पूरी पीआईए 10 अरब की बेच देना कोई मसला नहीं है, काम जबरदस्त हो रहा है। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जो है ना हम उस चीज को, हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस के दौर में हमें उन चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है जो हम हमेशा से कोशिश करते हैं। मेरी आवाम मुझसे सवाल पूछ रही है कि बीइंग एन एंकर आप टीवी पे बैठ के हमारी बात ही नहीं करते, हम कहां से इतने स्ट्रांग हो गए कि हम एक पायलट को $32,000 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 89 लाख रुपीस दे दें, एक पायलट को हम $38,000 यानी तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख तनख्वाह दे दें, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए सिर्फ 2 पायलट्स की माहाना तनख्वाह हो जाए। हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं क्या? क्या आपकी ये जो बात जो आप कर रहे हैं, इज इट डॉक्यूमेंटेड? यस, इट इज डॉक्यूमेंटेड सर। तो हर ये एक लम्हा फिक्रिया हो सकता है और मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इट इज डॉक्यूमेंटेड, तो ये चीज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि इक्वालिटी और जो है वो सब चीजें जो और फिर हैरान कुन बात, आप एक तरफ कह रहे हैं हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वेरी नाइस। क्या डेवलपिंग कंट्री से, पाकिस्तान से पायलट नहीं आपको मिलता? पाकिस्तानी पायलट को आप 15 लाख रुपया देते, वो राजी होकर आपको दुआएं भी देता, उसकी नस्लें भी दुआएं देती और आपका काम भी चल जाता। आपको ट्रस्ट ही नहीं है। और फिर जो तैयारा आपने खरीदा वो अभी तक उसने एक उड़ान नहीं भरी, वो मेंटेनेंस करवाने बाहर चला गया। देखें, कुछ हर जो है ना, एक आप घर होता है तो घर में भी डिसीजंस कुछ गलत भी होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना वो कुछ डिसीजंस, लाजमी बात है गवर्नमेंट लेवल पे जो थिंक टैंक बैठा होता है, हो सकता है उससे गलत भी हुए होंगे, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप 100 टास्क किसी भी आपको अगर जो है ना एक असाइंड जॉब दी गई है, मुझे एक असाइंड जॉब दी गई है, तो हमें 100 टास्क दिए गए हैं। 100 टास्क में अगर हमने 2 या 3 टास्क हमारे गलत भी हुए हैं, मगर हम 97 टास्क जो ठीक है वो हम उसको नहीं देखते। सर पूरी 1 लाख की लेट्स सपोज सैलरी है, 1 लाख की सर्कुलेशन में मैं 90,000 का गलत इस्तेमाल करता हूं, 10,000 का सही इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा? देखें, मैं फिर उसी चीज पे हूं, आपकी बात ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैंने वही कहा कि वो एक आपका एक छोटा सा चंक है, हम उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं जो हमें लगती है कि ये नेगेटिव। काशिफ इफ्तिखार साहब, हमारी तो बहस चल निकली, सर आपकी इस पे क्या राय है? ये एक तो मेरी ये राय है जी मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं ऑन एयर उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी। स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको प्राइवेटाइज किया, मैं जानता हूं किन किन लोगों ने उनको लिया, बड़े बड़े ग्रुप्स ने लिया, उनको बिल्डअप किया, लेकिन वहां गरीब का बच्चा जा रहा है जो फ्री पढ़ रहा है, उसके पास मुझे बता दें कि उसके लिए क्या अनाउंसमेंट हुई, क्या कोई अनाउंसमेंट हुई, कितने सिस्टम हम इनको दे रहे हैं? हमें बहुत फिक्र अपने कौम की लिटरेसी रेट क्या है, कितने लाख बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है। अब वो बच्चे का तसलसल टूट गया है, तसलसल समझते हैं? तसलसल का मतलब ये होता है कि एक बच्चे की रूटीन जब टूट जाती है वो वापस जुड़ने में कितना टाइम लेती है, और पेपर आपके सर पे हो, रिसोर्सेस आपके पास नहीं है सर। आप सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों को ना करें कि जो रातों रात ऑर्डर दे देते हैं कि जी ठीक है आप ऑनलाइन हो जाएं,
उनके भी मैं आपको बताता हूं कितने मसाइल हैं ब्रॉडबैंड के। उनकी क्लास की स्ट्रेंथ इस वक्त ऑलमोस्ट 50% भी नहीं जा रही। और जिन बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, उन स्कूलों ने जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से नाजाम बनाना है, पूरी दुनिया को बताना है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना अच्छा हो गया, वो कहां खड़ा होता है। मैं कहता हूं आपकी काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, नाजिश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। मशरिक वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी जियो पोलिटिकल पावर स्ट्रगल की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस कशीदगी की जड़ें सिर्फ हालिया वाकयात तक महदूद नहीं, बल्कि कई दिहाइयों पर मुहित स्ट्रैटेजिक रकाबत में मौजूद हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी और अमेरिका की मशरिक वस्ता में फौजी मौजूदगी इस तनाज़े के अहम अनासिर हैं। एक और अहम अंसर आबनाए हुर्मज है, जो आलमी तवानाई की सप्लाई का सबसे अहम समंदरी रास्ता समझा जाता है। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 17 से 20 मिलियन बैरल यौमिया तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो आलमी तेल की कीमतों में फौरी इजाफा होता है, जिसके असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ते हैं। इस तनाज़ा का एक और कम जेर बहस पहलू पानी और बुनियादी ढांचे की जंग है। खलीजी ममालिक अपनी पानी की जरूरियात के लिए बड़े पैमाने पर प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर कुवैत के तकरीबन 90%, जबकि सऊदी अरब के तकरीबन 70% पानी की फराहमी इन्हीं प्लांट्स के जरिए होती है। अगर जंग के दौरान यह इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनता है तो खित्ते में एक बड़ा इंसानी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में नाजिश अली साहब ने। नाजिश साहब, हाउ डू यू थिंक अमेरिका, जहां कल तक ये कह रहा था कि हमारे तैयारे वहां पहुंच चुके, अब हमारे बड़े तैयारे B-2 बम्बार तैयारे आके वहां बमबारी करेंगे और ईरान का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, लेकिन मीनवाइल खबर आती है कि सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर मौजूद 5 फ्यूल इंजेक्टिंग तैयारे उनको नुकसान पहुंचा है और बड़ा नुकसान पहुंचा है। फौरी तौर पे ये डेवलपमेंट एस्केलेट हो जाती है। एट द सेम टाइम इस वक्त मौजूदा जंगी सूरत हाल में अमेरिका ने इतना सोचा हुआ था कि इतनी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। यूएस एंड इसराइल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। वो बल्कि उनके आई थिंक सो कि उनके दिमागों वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान इतनी सस्टेन्ड जंग जो है ना वो करेगा। और अभी भी ईरान जो है वो अपनी जंग को जो है आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बावजूद इतनी मुस्तहकम रह सकेंगे। हाँ जी, वो अभी भी जो है वो मुस्तहकम हैं और वो जो है अपनी जंग जो है वो कैरी ऑन किए हुए हैं। लेकिन इस चीज का नुकसान इंटरनेशनली कितना हो रहा है वो जो है वो सबको, पूरी दुनिया के अंदर जो है हर तरफ जो है नुकसान है। 1 से 2 अरब डॉलर इस जंग पे खर्च हो रहा है। अब देखें, अगर तो जैसे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ईरान के साथ मिलके कि उनको जो है ना थोड़ा स्लो डाउन कर लें, इसी तरह कुछ दूसरी ताकतें जो हैं वो भी जो है ना शायद इसराइल से और यूएस से बात कर रही हैं, तो इंटरनेशनली अगर ये जंग जो है वो मजीद बढ़ती है तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में आ जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 होने का खुदा न खास्ता कोई खदशा तो नहीं है? देखिए, देयर आर 4 कंट्रीज जो कि बड़ी साइलेंट हैं और उन पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए दुनिया का। कौन से? उनमें सबसे पहले इंडिया है, रशिया है, जापान है एंड चाइना है। These 4 countries रशिया ने तो 1 हफ्ते पहले कॉल करके ट्रंप के साथ पूरी बात करने की कोशिश की थी। नहीं, वो तो एक सालसी कोशिशें हो रही है ना, मगर वो अपना किसी भी तरह से इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। These 4 countries are silent। इनमें से अगर आप देखें तो रशिया, चाइना एंड इंडिया और इवन जापान भी चारों बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं और इनका आपस में यानी बिल्कुल साइड पे हो जाना ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, ये आपके ख्याल में इनका क्या किरदार होना चाहिए? इनको जो है अगर देखें चाइना है या जो है रशिया है तो इनको इस जंग को क्लोज करने में जितनी एफर्ट कर सकते हैं करनी चाहिए। काशिफ इफ्तिखार साहब, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान का किरदार, चाइना का किरदार, रशिया का किरदार
या फिर किसी और मौजूदा ताकत का किरदार मशरिक वस्ता में मुनासिब है, या वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा जो बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री और बीइंग रिस्पॉन्सिबल आइडेंटिटी होना चाहिए? जी एक्चुअली जी बात यह है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनका काम है बातचीत से मसले का हल निकालें। अभी पाकिस्तान की पोजीशन ग्लोबली बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता रहा हूं। और आपने देखा पहले इंडिया के साथ क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, एयरफोर्स जिंदाबाद, आई लव माई आर्मी, और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पहले इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमने साबित करते गए कि वी आर द नंबर 1 आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। सो यस, वन ऑफ द बेस्ट। अब इस वक्त इस पोजीशन पर आकर जब आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो, तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप बातचीत से मसले का हल निकलवाएं। ठीक, आपके पास जो सबसे बड़ी सोने की चिड़िया है जिसका अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है गवादर पोर्ट। सर आप ये देखें कि फर्ज करें कि अगर आपकी टैंकर्स की ट्रैफिक में ब्लॉकेज है, जबकि हमें रियायत मिली हुई है ईरान की तरफ से, तो और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त कितने टैंकर्स आपके कराची पोर्ट आए खड़े हैं। तो यहां पर सवाल आता है कि फिर वो 55 रुपीज क्यों बढ़ाया गया? चले एक अलहदा बहस थी, ये हमने डिस्कस कर ली, कैसा नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में इस हवाले से है कि हमने एक मुआहदा किया हुआ था कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा। जी बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि जाहिर है जो अमेरिका का अड्डा मौजूद है सऊदी अरब में, वहां 5 तैयारों को नुकसान पहुंचा है और ईरान ने मुबैना तौर पे ये नुकसान पहुंचाया है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान कितना खामोश रह लेगा, कब तक खामोश रह लेगा? आपका सवाल माशाल्लाह बहुत सही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम उनके साथ भी मुआहिदा तय कर बैठे और ईरान के साथ भी बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है जी, क्योंकि हमारा एक तो बॉर्डर साथ लगता है, हमसाया ममालिक है। दूसरी चीज ये है कि ईरान ये कह रहा है कि मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूं अमरीकी अड्डों पर। बिल्कुल ऐसे ये वो बार बार कर रहा है। इसी चीज पर हमारे लिए बातचीत की जरूरत है कि इसके लिए नजरसानी की जाए, और अगर हम जंग लड़ रहे हैं तो वो टारगेट ओरिएंटेड जंग होनी चाहिए जो हमारे लिए मुखालफ है। तो उसके ऊपर अगर हम चलें तो यहां मैं समझता हूं कि हमें बातचीत की जरूरत है। और गवादर आपके पास सोने की चिड़िया, मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी टोटल ट्रैफिक गवादर से खुलने वाली है इन द फ्यूचर, और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छा काशी साहब ये फरमाएं, एक तरफ अमेरिका कहता है कि वजूहात की बिना पे, रूल्स की बुनियाद पे जो रशिया के तेल पर पाबंदी लगाई गई थी, अब वो पाबंदी हटा ली गई है कि अब आप 1 अप्रैल तक वो पाबंदी हटा दी गई है। किस तरह देखते हैं अमेरिका की इस बदलती पॉलिसी को? देखिए जी, अमेरिका की इनकी स्ट्रैटेजी है बेसिकली, ठीक है, तेल और तेल की धार को देखते हुए ट्रंप फैसला कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस फैसलों पे आकर अगर हम तनकीद करें तो तनकीद पॉजिटिव है कि ये ईरान की बेसिकली कमर तोड़ने के लिए काम किया गया कि वक्ती तौर पे कर लो, उसके बाद कल क्या होगा, महीने बाद क्या होगा। ईरान नहीं टलता, वो कहते हैं जी हम नहीं चलते। अभी इस वक्त जो जरूरत है मैं समझता हूं वो ये कि तमाम मुसलमान उम्मत मुस्लिमा एक जगह इकट्ठी हो जाए और अपनी पावर दिखाए। ईरान ने अपनी पावर शो दिखाई, एक सुपर पावर के साथ उसने टक्कर ले ली, उसकी सपोर्ट में सारे खड़े हो गए। एक सुपर पावर नहीं, एक सुपर पावर एक खित्ते का मशरिक वस्ता का बदमाश इसराइल 2 लोगों के साथ टक्कर ली है। सर देखे ना, आपके नेतन्याहू साहब जो है वो कितने दिनों से गायब हैं। कोई कहता है जी हवा में उड़ रहे हैं, कोई कहते हैं जी वो जख्मी है, कोई कहते हैं कुछ है। तो आफ्टर ऑल ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी चेंज है कि एक ऐसा मुल्क जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था उसने पूरी दुनिया को बताया। चाइना आपके साथ, चाइना अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है आपकी, अनडिक्लेयर्ड, जिस दिन डिक्लेयर हो गई। लेकिन चाइना, यहाँ नाज़िर शली साहब ने सवाल बड़ा अच्छा उठाया था, चाइना खामोश है, चाइना कोई किरदार नहीं अदा कर रहा इस जंग में। जी जी सर, किरदार अदा नहीं कर रहा। कब तक, कब तक? हम 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ अभी नहीं तो 2027 में चले जाएंगे, 28 में चले जाएंगे। खुदा ना करे। आपको पता है सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1914 से लेके 1918 तक यानी वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 4.5 करोड़ लोग मुतासर हुए थे, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है 1939 से 1945 तक तकरीबन 6.5 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। तो सर अगर तीसरी आलमी जंग होती है, अब तो आबादी बहुत है जहां, और हैरान कुन बात यह कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर
जो एटम बम गिराया था, हिरोशिमा पर जब बम गिरा था, विद इन 2 मिनट्स 1,40,000 लोग मरे थे, और नागासाकी पर जब गिरा था 75,000 लोग लुकमा अजल बने थे विद इन 2 मिनट्स। सर, आप तीसरी आलमी जंग का कह के आप रूह कांप जाती है जब जंग के हालात वाकयात सुनते हैं हम। लेकिन अगर ये बातचीत से मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? आपके कॉरिडोर, आपके वो तो कोलैप्स बन जाएंगी ना। आप समझते हैं, अमेरिका तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा? आप समझते हैं क्या जिस यूरोप ने इतना बड़ा नुकसान, वो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, कहा जा रहा था कि जब पोलैंड पे हमला हुआ उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, तो 2-2 साल तक लोगों ने गटरों में रह के जिंदगियां गुजारी थी, गंदे पानी पीकर। सर अभी भी जब आलमी जंग होती है ना, तो ये कोई छोटा, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता सर। इजराइल के अंदर इस वक्त की रिपोर्ट यह है कि उन्होंने उनको मना कर दिया कि कोई भी चीज आप अपलोड ना करें, लेकिन बार सोशल मीडिया का दौर है, पता लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाज़िर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर हम आज की आलमी सूरत हाल का गहराई से जायजा लें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफादात के लिए नई सफबंदियां कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कुशीदगी सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि आलमी तवानाई, तिजारत और सलामती के निज़ाम को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। अगर आबनाए हुर्मस जैसे अहम तिजारती रास्ते मुतासिर होते हैं तो इसके असरात सिर्फ उस खत्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत पर भी गहरे असरात पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये वक्त निहायत अहम है। पाकिस्तान को एक तरफ आलमी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों का सामना है, दूसरी तरफ दाखिली मुआशी और सियासी चैलेंजेस भी मौजूद हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो एक मतवाजन सफारतकारी, मजबूत मुआशी हिकमत अमली और सियासी इस्तेहकाम के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। नाज़रीन किराम, आखिर में सबसे अहम सवाल यही है, क्या दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, और क्या पाकिस्तान इस बदलती हुई दुनिया में अपनी पोजीशन मजबूत बना सकेगा? ये वो सवालात हैं जिन पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले बरसों में इन्हीं फैसलों का असर हमारी मईशत, हमारी सियासत और हमारे मुस्तकबिल पर पड़ेगा। नाज़रीन किराम, आप इस हवाले से क्या राय रखते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा तआला आप और आपके लिखाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।